नमस्कार मित्रों, साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना सचिन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। आज तारीख हो चुकी है 18 सितंबर और आज के डेली करंट अफेयर MCQ सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वीडियो को इसी प्रकार से देखते आ रहे होंगे। तो आज हम कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ और महत्वपूर्ण जीआई टैग। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 77 जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें से हमने कल देखा 16 जीआई टैग्स को। तो कुछ और इम्पोर्टेंट जीआई टैग जो आपसे आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में क्लास का रिव्यू जरूर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ जीआई टैग पाने वाले उत्पाद। तो कुछ नए हैं जो जीआई टैग हैं और जो कल हमने पढ़े, उसके बाद हम देखते हैं कुछ नए जीआई टैग जो उत्तर प्रदेश में प्रदान किए जा चुके हैं। तो कल मैंने आप सभी को बताया था कि किस प्रकार से 15 सितंबर 2003 को जो जीआई टैग है इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको वर्ष 1999 के रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट में क्या नाम लाया गया था। और भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग है इसको वर्ष 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। अब देखते हैं आज के सेशन में हम जो उत्तर प्रदेश के कुछ नए जो जीआई टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं आज के जो उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग है उनको हाल ही में दिए गए हैं कौन कौन से हैं। तो उसमें से सर्वप्रथम देखते हैं अमरोहा का जो ढोलक है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद देखते हैं महोबा गौर पत्थर का जो हस्तशिल्प है, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं जो मैनपुरी है उसकी तड़काशी, मैनपुरी की जो तड़काशी है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद देखते हैं संबल हॉर्न क्राफ्ट। ठीक है, तो जो संबल की जो हॉर्न क्राफ्ट है उसको भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद आता है बागपत होम फर्निशिंग। ठीक है, तो बागपत की जो होम फर्निशिंग है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद देखते हैं कपली हैंडमेड पेपर, जो कल्पी जो हैंडमेड पेपर है उसको भी जीआई टैग प्रदान है। इसके बाद जो बनारस की तिरंगी बर्फी है, जो बनारस की तिरंगी बर्फी है उसको भी जीआई टैग प्रदान है। बनारस की मेटल कास्टिंग जो क्राफ्ट है उसको भी जीआई टैग प्रदान है। लखीमपुर खीरी की जो थारू एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, जो लखीमपुर खीरी जिले की जो थारू एम्ब्रॉयडरी है उसे भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं बरेली केन एवं बांस क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान है। और उसके बाद पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग, जिसमें थी अमरोहा की ढोलक, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तड़काशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट और बागपत की होम फर्निशिंग, कल्पी हैंडमेड पेपर और बनारस की तिरंगी बर्फी के साथ ही साथ में बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट और साथ ही साथ में लखीमपुर खीरी की थारू एम्ब्रॉयडरी। थारू एक जनजाति है जो जिनके द्वारा जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसको जीआई टैग प्रदान है। बरेली की केन और बांस क्राफ्ट, तो बरेली से जो बांस की क्राफ्ट बनाई जाती है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। साथ ही साथ में पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो है उसे भी जीआई टैग प्रदान है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग्स थे जो मैंने आपको बताया, जो बताना जरूरी समझा कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम अपने MCQ सेशन की ओर। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया। ठीक है, तो अभी हाल ही में 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है उसका उद्घाटन किस शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया गया।
तो जो ये कमांडर सम्मेलन है इसको अभी किसमें विजय दुर्ग में आयोजित किया गया और विजय दुर्ग का जो पहले नाम था वह कुछ और था, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं जहां इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता। तो कोलकाता का जो फोर्ट विलियम था इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? विजय दुर्ग कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, जो विजय दुर्ग है, ठीक है, इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम था पहले फोर्ट विलियम, ठीक है, यह कोलकाता में स्थित है, ठीक है। इसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया। यहीं पे 16वां कमांडर सम्मेलन है। तो इसमें जितने भी भारत के सशस्त्र बल हैं इनका एक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन होता है, जिसके अंतर्गत आगे के भविष्य में भविष्य की जो तैयारी होती है किस प्रकार से की जा सके, उसको बेहतर किया जा सके, जो रणनीतियां होती हैं उनको बेहतर करने के लिए इस प्रकार के जो सम्मेलन है उनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में प्रमुख रणनीति चर्चाओं के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, INS निस्टर ने एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में किस देश में भाग लिया? ठीक है, तो भारत का जो एक नौसैनिक जहाज INS निस्टर ने एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 किस देश में भाग लिया? ठीक है, तो प्रश्न है हमारा पैसिफिक रीच 2025 जो एक्सरसाइज हुई है उसमें INS निस्टर जो है उसने भाग लिया, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज INS निस्टर। तो भैया ये जो INS निस्टर है इसको समुद्र का क्या कहा जाता है? मिस्टर इंडिया भी कहा जाता है। वैसे INS उदयगिरी और INS हेमगिरी के लिए एक बोलचाल जो जैसे नॉर्मली इसका जो निक नेम होता है, ठीक है, जो इसका जो निक नेम है वो हो सकता है किसका? INS उदयगिरी और हिमगिरी का यह निक नेम है। और साथ ही साथ में ये क्या है कि युद्ध पोत है, इस चीज की आप जानकारी रखें। अब देखते हैं जो पैसिफिक रीच एक्सरसाइज जो है 2025 में वो कहाँ आयोजित की गई? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर में INS निस्टर ने एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में भाग लिया, ठीक है। भारतीय नौसेना के राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में अपनी भागीदारी की मजबूत किया है, ठीक है, भागीदारी को मजबूत किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सेवा पर्व अभियान किसने आरंभ किया? यह जो सेवा पर्व अभियान है इसके अंतर्गत कुछ जो चीजें हैं जैसे पौधे लगाना, रक्तदान करना और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना जैसी 15 जो सेवा कार्य हैं वह शामिल किए गए हैं। तो इसको आरंभ किसने किया है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव, जो कि भारत के क्या है? भारत, तो ये भारत के रेल मंत्री भी है और साथ ही साथ में ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो IT मिनिस्टर भी यही है और रेल मिनिस्टर भी यही है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने यह पर्व जो है सेवा पर्व है से लॉन्च किया, ठीक है। रेल मंत्रालय द्वारा सेवा पर आधारित पहल शुरू की गई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस एथलीट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? ठीक है, तो भारत का कौन सा ऐसा एथलीट है जिसने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए श्री नीरज चोपड़ा जी ने क्वालिफाई किया है। तो कुछ और चीजें जान लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में। तो इसका आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1983 में कहाँ हुआ था? यह हुआ था हेलेंस्की, कहाँ? हेलेंस्की, हेलेंस्की, ये कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है फिनलैंड में, ठीक है। तो हेलेंस्की फिनलैंड में सर्वप्रथम 1983 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। और यह कौन कराता है? यह अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासभा जिसको IIAF भी
बोला जाता है। ठीक है, और जिसपे जो क्वालिफाई किया है जो श्री नीरज चोपड़ा जी हैं, तो आप सभी को पता है भारत के गोल्डन बॉय बोले जाते हैं। तो नीरज चोपड़ा जी ने सर्वप्रथम 2018 एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 2023 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया, और साथ ही साथ 2024 का जो ओलंपिक्स जो पेरिस में आयोजित हुआ था वहां पे भी इन्होंने रजत पदक जीता है। और साथ ही साथ में इनको अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड से भी जो है नामित किया गया है, मतलब ये अवार्ड भी आज जीत चुके हैं। साथ ही साथ में इन्होंने जब 2020 में ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल प्रदान किया था जेवलिन थ्रो में, तो उस दिन को जेवलिन थ्रो के डे से भी मनाया जाता है। तो यह दिन, यह तारीख क्या रही, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। किस तारीख को हम नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी मनाते हैं। तो नीरज चोपड़ा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए स्थान सुनिश्चित किया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमारे ऑप्शंस है नरकोडम, बैरनदीप, डोडा बेटा और कैलकट। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? नरकोंडम, बैरनदीप, डोडा बेटा और कैलकट। तो भैया इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है बैरनदीप, क्योंकि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह बैरनदीप है। और जो नरकुंडम है, जो नरकुंडम है वह कैसा है? वह एक शांत ज्वालामुखी है। और जो डोडा बेटा है वह एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, जिसको चट्टानी इलाका भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है ये पर्वत चोटियां जो नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं उसमें पाई जाती हैं। और ये कहाँ है? यह हमारे तमिलनाडु में पड़ती हैं। ठीक है, तो बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर और एनीमोमीटर। तो सबसे पहले दिया हुआ है बैरोमीटर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चेक करता है हमारा, बैरोमीटर करता है। उसके बाद जो थर्मामीटर है वो क्या करता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है। और साथ ही साथ में एयर एंड सी सरफेस जो है, एयर एंड सी सरफेस है उसका टेम्परेचर किससे हम थर्मोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर जो ह्यूमिडिटी होती है, क्या ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर जो है वो क्या करता है? वह स्पीड ऑफ विंड को मापता है। स्पीड ऑफ विंड को कौन मापता है? एनीमोमीटर मापता है। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2025 है इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 48। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जो यह वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसके अंतर्गत भारत का स्थान कौन सा है? जिसको देखिए जारी कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। इसको जारी करता है WIPO, जिसको वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, ये 18वां संस्करण है विश्व जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, उसका जो 18वां संस्करण है उसमें भारत का जो स्थान रहा है वह 38वां रहा है। तो सबसे पहला स्थान किसका रहा है? सबसे पहला स्थान रहा है स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, या टॉप 3 में है। ठीक है, तो यह सूची WIPO द्वारा जारी की गई थी, जिसमें स्विट्जरलैंड लगातार शीर्ष स्थान पर रह रहा है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय के माध्यम से अनुदान राशि जारी करते हैं? एक अच्छा प्रश्न बन जाता है भारतीय इकोनॉमी के दृष्टि से
तो जो पंचायती राज है और जल शक्ति मंत्रालय है वह किस मंत्रालय के माध्यम से अनुदान राशि जारी करता है? ये आप सीधे समझ सकते हैं, जो पंचायती राज है और जल शक्ति मंत्रालय है उसको किस मंत्रालय के माध्यम से फंड मिलते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है? अनुदान राशि दी जाती है। पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत मिली जाने वाली राशि व सिफारिश पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय करते हैं, जिसे वित्त मंत्रालय राज्यों को जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों, ग्रामीण पंचायत और नगर पंचायत को 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कितनी अनुदान राशि जारी की है? तो देखिए यह प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है। तो तमिलनाडु और असम के जो ग्रामीण पंचायत है और नगर पंचायत है उसमें 15वें वित्त आयोग के तहत कितनी अनुदान राशि जारी की गई है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 342 करोड़, ऑप्शन बी 127 करोड़, ऑप्शन सी 541 करोड़, ऑप्शन डी 214 करोड़। तो तमिलनाडु और असम के ग्रामीण पंचायत और नगर पंचायत के लिए केंद्र सरकार ने 342 करोड़ रुपए जो 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान राशि के रूप में जारी किया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तमिलनाडु को 127.586 करोड़ जबकि असम को 214.542 करोड़ जारी किए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर 342 करोड़ रुपए से अधिक की किस्त जारी हुई है, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतें भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रश्न है हमारा, हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। ठीक है, तो यह जो सम्मेलन है वह ग्राम पंचायतों की गुणवत्ता या उसकी सुधार, उसमें बेहतरी लाने के लिए इस सम्मेलन को कराया गया है। तो कहाँ कराया गया है? यह कराया गया है राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, यह सम्मेलन ग्राम पंचायतों की गुणवत्ता सुधार हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की स्थापना कितने वर्ष हो चुके हैं? 15 सितंबर 2025 को पूरे हुए हैं। ठीक है, तो दूरदर्शन का कौन सा यह 15 सितंबर को कौन सा एनिवर्सरी मनाई गई? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 66 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो दूरदर्शन की स्थापना हुई थी वर्ष 1500 बोलना है तो हम बहुत ही आगे पहुंच गए। 1959 में दिनांक थी 15 सितंबर। ठीक है, तो इसको 15 सितंबर 1959 में स्थापित किया गया था। तो वर्ष 2025 में उस हिसाब से 66 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 15 सितंबर 2025 को दूरदर्शन के 66 वर्ष पूरे हुए। तो मैं आज के सेशन में यहीं पर विराम लेना चाहूंगा। मैं कल आपसे फिर मिलूंगा एक नए करंट अफेयर सेशन के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।